हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फीयर का ये सेकेंड लेक्चर है। तो सर्किल इन थ्री डायमेंशन में हम सर्किल को कैसे देखते हैं। तो थ्री डायमेंशन में जो सर्किल है वो एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। एक प्लेन और एक स्फीयर का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, या यूँ कहें कि जब हम स्फीयर को प्लेन से कट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो सर्किल आएगा। तो सर्किल थ्री डायमेंशन में क्या होता है कि एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन, इस फॉर्म में हम सर्किल को देखते हैं थ्री डायमेंशन में। तो द पॉइंट तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड दिस इज प्लेन एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब अगर हम किसी प्लेन से स्फीयर को कट कर रहे हैं, या प्लेन या स्फीयर का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और सपोज इस प्लेन की इस स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h, दिस इज सेंटर c, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट m, ये डिस्टेंस h है, एंड सपोज इस स्फीयर की रेडियस r है। तो फिर ये सर्किल आए, स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन एक सर्किल आएगा, और इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को ए, एम सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अगर हम स्फीयर को किसी प्लेन से कट कर रहे हैं तो हमको एक सर्किल मिल रहा है, इस सर्किल को हम बोलते हैं, और सर्किल का सेंटर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दिस प्लेन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस सर्किल को हम बोलेंगे स्मॉल सर्किल। अब अगर ये जो प्लेन है, जिस प्लेन से हम स्फीयर को कट कर रहे हैं, अगर ये प्लेन स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, तब जो सर्किल मिलेगा उस सर्किल को हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल के केस में क्या होता है कि ग्रेट सर्किल का सेंटर, स्फीयर के का जो सेंटर होता है वही ग्रेट सर्किल का सेंटर हो जाता है, और स्फीयर की जो रेडियस होगी वो ग्रेट सर्किल की रेडियस हो जाएगी। एंड सेंटर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। तो सर्किल का सेंटर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। अब अगर ये प्लेन स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, तब जो सर्किल मिलेगा उस सर्किल को हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। इफ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर passes through the center of sphere, then circle is called great circle. Great circle. तो अब ग्रेट सर्किल के केस में क्या होगा कि जो स्फीयर का सेंटर है वही सर्किल का सेंटर होगा, और जो स्फीयर की रेडियस है वही ग्रेट सर्किल की रेडियस होगी।
hence in case of great circle, center of sphere will be the center of circle and radius of sphere will be the radius of circle. तो अब यहाँ पे सर्किल हमारा क्या है, एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा एक सर्किल होगा। तो सर्किल को हम कैसे देखेंगे, एक स्फीयर और एक प्लेन का इक्वेशन एक साथ अगर हम लिख रहे हैं तो वो दोनों इक्वेशन एक साथ एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन सा सर्किल होगा, वो सर्किल जिसमें कि प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है। बस इंजन डाल the equations x square plus y square plus z square plus twice ux plus twice dy plus twice wz plus d equal to 0 and ax plus by plus cz plus d equal to 0 always represent a circle. एक स्फीयर और एक प्लेन का इक्वेशन, अगर हम दो इक्वेशन एक साथ लिख रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ हमेशा सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। और सर्किल का सेंटर क्या होगा, foot of perpendicular from center of sphere to this plane is the center of circle and radius क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये रेडियस आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर and h is the length of perpendicular from center of sphere to this plane. नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर का इंटरसेक्शन क्या आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। अब मान ले रहे हैं स्फीयर के इक्वेशन लेके, स्फीयर्स बी S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। हमने एक स्फीयर को बोल दिया S1 इक्वल टू 0, एक स्फीयर के इक्वेशन का नाम दे दिया S1 और दूसरे को S2, वेयर S1 equal to, S1 is x square plus y square plus z square plus twice u1x plus twice b1y plus twice w1z plus d1 equal to 0 and S2 is x square plus y square plus z square plus twice u2x plus twice b2y plus twice w2z plus d2 equal to 0। ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है। तो अब स्फीयर की इक्वेशन में देखो ध्यान से, तो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल x y एंड z। इसमें x वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है, z, और जो पॉइंट स्फीयर पे होंगे वो सब के सब पॉइंट स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मान लो कि कोई पॉइंट, हमको इन दोनों स्फीयर S1 और S2 का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है कि इन दोनों पे कौन कौन से पॉइंट होंगे कि जो कॉमन होंगे। तो अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा है और अल्फा बीटा गामा इन दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन पर है, तो फिर दोनों स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर S1 में एक्स वाई जेड के प्लेस पे अल्फा बीटा गामा पुट कर दें तो 0 मिलेगा, और S2 में भी एक्स वाई जेड के प्लेस पे अगर हम अल्फा बीटा गामा पुट कर दें तब भी हमको 0 मिलेगा। तो द पॉइंट्स व्हिच आर कॉमन
these two spheres which satisfy these two spheres. ऐसे सारे पॉइंट अल्फा बीटा गामा जो कि S1 में पे भी लाई कर रहे हैं, S1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, S2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? कि सपोज अल्फा बीटा गामा पॉइंट है जो कि S1 पर भी लाई कर रहा है और S2 पर भी लाई कर रहा है। S1 को हम बोल सकते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z। S2 को हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z। तो अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा S1 पर भी लाई कर रहा है, S2 पर भी लाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस S1 की इक्वेशन में x y z के प्लेस पे अल्फा बीटा गामा पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, और S2 की इक्वेशन में भी अल्फा x y z के प्लेस पे हम अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? S1 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? S2 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? S1 अल्फा बीटा गामा माइनस S2 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को क्या शो कर रहा है कि अगर कोई पॉइंट है जो कि दोनों स्फीयर S1 और S2 पर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम S1 माइनस S2 देखेंगे क्या आएगा। S1 माइनस S2 हम निकालते हैं तो जब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 में से S2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा क्या? दैट इज twice u1 minus u2 x plus twice b1 minus b2 y plus twice w1 minus w2 z plus d1 minus d2 equal to 0। और ये क्या है? दिस इज विच इज प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन है, एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 एक प्लेन है। तो अब क्या यहाँ से आया कि जो भी पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों स्फीयर पे कॉमन है वो पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं। तो फिर चाहे हम इन दोनों स्फीयर का इंटरसेक्शन ले या फिर इनमें से कोई एक स्फीयर और इस प्लेन का इंटरसेक्शन ले, सेम पॉइंट आएंगे कॉमन। लेकिन अब इसके पहले वाले देखा हमने रिजल्ट में कि एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन एक सर्किल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्फीयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्कल आएगा। दस इंटरसेक्शन ऑफ S1 और S2, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो जो पॉइंट S1 पर लाई कर रहे हैं, S2 पर लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट इस प्लेन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 पर भी लाई कर रहे हैं। तो अब चाहे हम S1 और S2 का इंटरसेक्शन लें, तीनों पे सेम पॉइंट कॉमन है, चाहे फिर इनमें से कोई एक स्फीयर और इस प्लेन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन सेम आएगा। लेकिन एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन सर्कल है, इसलिए फिर तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्फीयर का इंटरसेक्शन भी सर्कल होगा। Intersection of two spheres S1 equal to 0, S2 equal to 0 is same as intersection of any one of sphere and the plane S1 minus S2 equal to 0, which is a circle।
तो स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन सर्किल है, इसका मतलब ये हुआ कि दो स्फीयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्किल होगा। दस इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, intersection of two spheres is a circle. Next, equation of sphere passing through a given circle. हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल ये है s इक्वल टू 0, कि एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन को एक साथ हमने लिख दिया है, तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस सर्किल से पास होता हुआ स्फीयर का इक्वेशन, तो सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का क्या मतलब है कि ये पूरा का पूरा सर्किल उस स्फीयर पर लाई करे। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्किल 1, इक्वेशन ऑफ स्फीयर through circle 1, through circle 1 is s plus lambda p equal to 0. तो s plus lambda p equal to 0 always represent a sphere and any point, कोई भी पॉइंट अगर इस सर्किल पे है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कोई पॉइंट है अगर अल्फा बीटा गामा और जो इस सर्किल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट अल्फा बीटा गामा इस स्फीयर पर भी है और इस प्लेन पर भी है, स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन पर है। तो अगर स्फीयर पर भी पॉइंट है, प्लेन पर भी है, तो स्फीयर के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब s इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। p इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में भी उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड के प्लेस पे, तो p इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब s इक्वल टू 0 हो गया तो p इक्वल टू 0 हुआ, तो s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा, फॉर ऑल रियल नंबर लैम्डा, फॉर ऑल रियल नंबर लैम्डा। तो फिर क्या हुआ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्किल 1, s इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या हुआ, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दिस स्फीयर ऑलवेज पासेस थ्रू सर्किल 1। अब अभी जैसे कि मैंने बताया कि दो स्फीयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्किल होगा, तो अगर दो स्फीयर के इक्वेशन को हम एक साथ लिख रहे हैं तो दोनों इक्वेशन भी एक साथ एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर स्फीयर के इंटरसेक्शन के फॉर्म में सर्किल दिया हुआ है तो क्या होगा, सपोज s1 इक्वल टू 0, s2 इक्वल टू 0, दीज टू स्फीयर्स टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्किल। और कौन सा सर्किल होगा, जिस सर्किल में दोनों स्फीयर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू, इसको 2 बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्किल 2, ये क्या आएगा, इज s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू -1 ले लिया तो ये इक्वेशन हो जाएगा s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, जो कि प्लेन हो जाएगा। तो लैम्डा इज एनी स्केलर एक्सेप्ट -1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एनी पॉइंट विच आर कॉमन टू दीज टू स्फीयर्स,
मतलब कि कोई भी पॉइंट जो कि सर्किल पे है, मतलब दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन पे है, वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेम्डा, लेम्डा नॉट इक्वल टू -1. दिस इंप्लाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेम्डा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्फीयर पासिंग थ्रू सर्किल 2. तो सर्किल S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? S1 प्लस लेम्डा S2 इक्वल टू 0, लेम्डा नॉट इक्वल टू -1. एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर having the circle x square plus y square plus z square equal to 9, x minus 2y plus 2z equal to 5 for a great circle. तो क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग दिस सर्किल एज ग्रेट सर्किल. तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? उस स्फीयर का इक्वेशन हमको चाहिए जिसके लिए कि ये सर्किल एक स्फीयर और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है. एक स्फीयर और एक प्लेन दोनों एक साथ एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे. हमको इस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि उस स्फीयर के लिए ये सर्किल ग्रेट सर्किल हो जाए. ग्रेट सर्किल होने का क्या मतलब है कि उस स्फीयर का सेंटर और इस सर्किल का सेंटर दोनों सेम हो जाए और स्फीयर की रेडियस और सर्किल की रेडियस सेम हो जाए. तो अब अगर ये स्फीयर उस सर्किल के वो स्फीयर ये सर्किल उस स्फीयर के लिए अगर ग्रेट सर्किल है तो सर्किल जिस प्लेन में है, मतलब सर्किल का जो प्लेन है, ये प्लेन उस स्फीयर के सेंटर से पास करेगा और जो स्फीयर की रेडियस होगी वही सर्किल की रेडियस होगी. तो अब वो जो स्फीयर हमको चाहिए वो स्फीयर पहले तो इस सर्किल से पास हो रहा है. इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू दिस गिवन सर्किल, सॉल्यूशन इसका देखते हैं. इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर through this circle, through the given circle, given circle क्या हो जाएगा? s प्लस लेमडा टाइम्स p इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स माइनस ट्वाइस लेमडा वाई प्लस ट्वाइस लेमडा जेड माइनस 5 लेमडा माइनस 9 इक्वल टू 0. अब इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू क्या आ जाएगा? माइनस लेमडा अपॉन 2 लेमडा माइनस लेमडा. अब क्या है कि अगर ये सर्किल, इफ गिवन सर्किल इज ग्रेट सर्किल फॉर दिस स्फीयर, इसको बोलते हैं 2, गिवन सर्किल को बोल देते हैं 1. तो अगर जो सर्किल है इस स्फीयर का ग्रेट सर्किल है तो फिर स्फीयर का सेंटर सर्किल के प्लेन पे लाई करेगा. इफ given circle is great circle, for given circle is great circle for sphere 2, then center of
sphere lies on plane of the circle, lies on plane of the circle. और सर्किल का प्लेन क्या दिया हुआ है, मतलब सर्किल इस प्लेन में है x माइनस 2i प्लस 2z इक्वल टू 5। तो ये सेंटर इस प्लेन पे लाई करेगा। अगर ये सर्किल इस स्फीयर के लिए ग्रेट सर्किल है तो प्लेन पे लाई कराओ तो क्या मिलेगा, दिस गिव्स, यहां से हमको लेम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज क्या आएगा, इस पॉइंट को इस प्लेन से सेटिस्फाई करा देंगे हम तो क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। अब यहां से क्या आ गया, कितना आएगा, 4 लैम्डा 4 8 माइनस 9 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू 5। यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9। अब लैम्डा की वैल्यू इस स्फीयर के इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको स्फीयर का इक्वेशन मिल गया है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विल बी, यहीं पे इसी स्फीयर के इक्वेशन में लेम्डा के प्लेस पे हम पुट कर देंगे लेम्डा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, लेम्डा की वैल्यू आई है माइनस 10 अपॉन 9। तो अब ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 81 माइनस 10x प्लस 20y माइनस 20z प्लस 50 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20y माइनस 20z इक्वल टू 31। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर व्हिच गिवन सर्किल इज ग्रेट सर्किल। अब जैसे मान लो पूछ लेगी इस ग्रेट सर्किल का सेंटर बताइए, ग्रेट सर्किल का रेडियस, तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही ग्रेट सर्किल का सेंटर होगा, जो इस स्फीयर की रेडियस होगी वही ग्रेट सर्किल की रेडियस होगी। तो इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।